दोस्तों आंसर राइटिंग लर्न करते हुए हमने एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आज तक सीखी है वो ये सीखी है कि जो आपका आंसर है इंट्रो, कंक्लूजन एंड बॉडी, इन तीन चीज़ों में जो पूछा है वही लिखो, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आपने कुछ और लिख दिया। अब ये कुछ और आप डिसाइड कैसे करोगे कि कुछ और नहीं लिख दिया या जो पूछा है वही लिखा? उसके लिए कई सारी अप्रोच है। आपने टॉपर स्टॉक में पेस्टल अप्रोच सुनी होगी। फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट्स नहीं मिल रहे तो पी फॉर पॉलिटी, ई फॉर इकोनॉमी, दूसरा ई इन्वायरमेंट के लिए आता होगा, एस फॉर सोशल, एल फॉर लीगल, ऐसी कुछ चीज़ें आपने सुनी है। मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताना चाहता हूँ जो आप क्वेश्चन पढ़ के उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको आप डेसिफर करके उनको समझ के आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। कैसे? तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में दो थीम होती हैं, एक मेन थीम होती है, एक सेकेंडरी थीम, उसे हम पॉइंट ऑफ प्रोबिंग या इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इस पर हम अभी आते हैं थोड़ी देर में। तीसरी चीज़ जो आपको पता है, क्वेश्चन कीवर्ड, ये सारे कीवर्ड्स हैं, डिस्कस हो गया, व्हाट इज़ दिस, डू यू एग्री, डिसएग्री, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, गिव एन अकाउंट ऑफ, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, ये सारे क्या हुए? क्वेश्चन कीवर्ड्स हुए। एक होता है कीवर्ड हेल्पर। कीवर्ड हेल्पर जैसे डिस्कस विद एग्जांपल्स, डिस्कस विद केस स्टडीज़, डिस्कस विद केस लॉज, डिस्कस विद इलस्ट्रेशंस, डिस्कस विद फिगर, डिस्कस विद मैप, ये सारे क्या हुए कि कीवर्ड हेल्पर। कई बार कीवर्ड हेल्पर बहुत क्लियरली आपको विजिबल होते हैं, जैसे इस तरह से अगर लिखा हो तो कई बार आपको ढूंढने पड़ते हैं। तो अब एक हम रियली कोई क्वेश्चन उठाते हैं जो 2023 में इसमें यूपीएससी ने पूछा, उन्हीं में से उठाएंगे एंड देखेंगे इन चीज़ों का क्या मतलब है एंड कैसे फिर उस पर हम काम करेंगे। जब आप ये सब कर लो, ये चार चीज़ें, उसके बाद आप डिमांड ऑफ क्वेश्चन एज पर द कीवर्ड आप करोगे। कीवर्ड से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब बॉडी पार्ट में क्या करना है, कि आपको सिर्फ एक पार्ट लिखना है या इन्यूमरेट में लिस्ट डाउन तो नहीं करना है, या प्रोज कॉन्स लिखने हैं, किस टाइप की चीज़ लिखनी है, तो आप उसके हिसाब से बॉडी पार्ट को मोल्ड करोगे। एंड कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट आपको आंसर नहीं करना है। कई बार होता है ना, एक बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा होता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इन लाइट ऑफ द अबव डिस्कस फॉलोइंग। हो सकता है इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन से कोई भी लेना देना ना हो, तो इसको आप मैक्सिमम इंट्रो के लिए यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मेन थीम और पॉइंट ऑफ प्रोबिंग समझते हैं। 2023 का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, उसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये GS1 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, राइट। 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे कि है क्या, पूछा क्या है? आप इसमें चीज़ें हाईलाइट करो। देखो, एक इसमें चीज़ है डिस्कस कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़, इतनी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसमें से क्वेश्चन का जो कीवर्ड है वो तो आपको समझ में आ गया कि डिस्कस है। अब तीन चीज़ें इसमें, मेन थीम क्या है? क्या ट्रॉपिकल कंट्रीज़ मेन थीम है? नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मेन थीम इन दो में से एक हो सकती है। सपोज़ मैं मेन थीम मान लेता हूँ क्लाइमेट चेंज को। सपोज़ ये मेरी मेन थीम है, तो ये सेकेंडरी थीम हो गई कि क्लाइमेट चेंज की बात तो करनी है लेकिन फूड सिक्योरिटी की कॉन्टेक्स्ट में। कैसे आप समझोगे कि ये मेन थीम है, सेकेंडरी थीम है? ठीक है, सपोज मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, आपके क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूँ, डिस्कस द या नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, चेंज हो गया। तो जब मेन थीम या सेकेंडरी थीम इन दो में से किसी एक के हटने पे क्वेश्चन ही चेंज हो जाए तो उसे आप समझोगे इसके इर्द गिर्द आपको आंसर देना, यही आपकी मेन थीम और सेकेंडरी थीम है। किसी को भी आप मेन थीम मान सकते हो, किसी को भी सेकेंडरी थीम मान सकते हो। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं फूड सिक्योरिटी हमारी मेन थीम है, क्लाइमेट चेंज हमारी सेकेंडरी थीम है। इस केस में आप क्या करोगे, मेन थीम और सेकेंडरी थीम को, मेन थीम से आप पॉइंटर्स उठाओगे, सेकेंडरी थीम से उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, जैसे ये हुआ, हमने कहा कि रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड, फूड सिक्योरिटी के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो क्रॉप यील्ड कम हो जाएगी। फूड सिक्योरिटी पे क्या क्या फ़र्क डालने वाले फैक्टर्स, अगर मैं नॉर्मली पूछूं तो क्रॉप यील्ड आपकी कम हो जाए तो फूड सिक्योरिटी पे दिक्कत आएगी। ग्रोइंग सीजन पे अगर कुछ इशू आ जाए तो आपका फूड सिक्योरिटी पे कुछ इश्यूज आएंगे। पेस्ट या डिजीज़ प्रेशर आ जाए तो फूड सिक्योरिटी पे इश्यूज आएंगे। वाटर स्कार्सिटी, इरिगेशन, इस तरह की कोई अगर चीज़ें दिखें तो फूड सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। अब इन दो चीज़ों का क्या करना है? डिस्कस का तो हम देख चुके हैं कि क्या करना था। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो देख लेना, कीवर्ड्स इन यूपीएससी मेंस एग्जाम, इसमें हमने बात की है, राइट। ठीक है, अब हमने ये देख लिया, ये देख लिया फूड सिक्योरिटी। इससे हम हेडिंग्स लाएंगे, जो हम हेडिंग सब हेडिंग अप्रोच लाते हैं ना, तो हमने क्या किया, एक तो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी ये है, बॉडी में हमने पूरा लिखा कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्री। इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये है, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कितने क्वेश्चंस पूछे हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वाई इज द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद अ क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। बेसिकली दो क्वेश्चन पूछे हैं, आप एक में आंसर दे सकते हो। दो चीज़ें हैं, एक बात कर रहा है क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी कि पानी है ही नहीं, दूसरा क्राइसिस ऑफ एक्सेस, पानी है तो उसका एक्सेस नहीं है लोगों पे। दो अलग अलग चीज़ें, एक है कि चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, दूसरी है कि एग्जिस्ट करती है लेकिन सबको मिलती नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला कि क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। अगर आपने ये दो हेडिंग पहले 1 मिनट में ढूंढ ली, क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड क्राइसिस टू एक्सेस, तो आपका देखो, अदरवाइज आप क्या करते, इंट्रो लिखते, बॉडी लिखते एंड आप सपोज आपने ये हेडिंग डाल दी क्राइसिस ऑफ फ्रेश वाटर, आपका आंसर वहाँ मिस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने परफेक्टली जो बुल्स आई होती है उसको आपने टारगेट किया, दो पार्ट में आपने आंसर दिया, फिर कंक्लूड करके आगे निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की फूड सिक्योरिटी से। सपोज हम हेडिंग्स लाते हैं, अब क्लाइमेट चेंज, सपोज ये मेरी मेन थीम थी, ये सेकेंडरी थीम है, तो क्लाइमेट चेंज से हम पॉइंटर्स लेके उसको जस्टिफाई करेंगे कि क्रॉप यील्ड कैसे रिड्यूस हो रही है टेम्परेचर या रेनफॉल पैटर्न से। ये क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं, यहाँ देखो आप। ठीक, और कई वे आउट हो सकता है, बट मैं आपको क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं उसको समझ के एक लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ग्रोइंग सीजन किस चीज़ से ऑल्टर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेटेड है। पेस्ट एंड डिजीज़, प्रेशर क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेटेड है। वाटर स्कार्सिटी इससे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब हमने एक चौथी चीज़ की बात की थी जो था कीवर्ड हेल्पर्स। तो यहाँ पे कीवर्ड हेल्पर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, मैंने क्या बोला था, जैसे डिस्कस विद एग्जांपल्स, इस टाइप की चीज़ें की। इसमें एग्जांपल क्या है, अगर मैं कह दूं डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी विद एग्जांपल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल कंट्रीज, राइट। तो बेसिकली यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह दूं कि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसमें देखो आप अलग अलग चीज़ें सोचो। इन इंडिया होता तो आप क्या करते, इंडिया के एग्जाम्पल देते। इन वर्ल्ड होता, आप वर्ल्ड के एग्जाम्पल देते। इन अफ्रीका होता, आप अफ्रीका के एग्जाम्पल दे। ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के एग्जाम्पल। तो ये बेसिकली हुए आपके कीवर्ड हेल्पर, ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो आपके जो एग्जाम्पल्स होंगे यहाँ पर ट्रॉपिकल कंट्रीज के, सब सहारन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, कॉफ़ी रस्ट ये वाला, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इंडिया का एग्जाम्पल, इस तरह के आप एग्जाम्पल्स दोगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने अभी जो ये अप्रोच लिखी थी, वापस आते हैं, मेन थीम और पॉइंट ऑफ प्रोबिंग, इन दो चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना है। इन दो से तो आप दूर जा नहीं सकते, आपकी मर्जी, आप क्लाइमेट चेंज को मेन थीम मान लो या फूड सिक्योरिटी को मेन थीम मान लो। अब ये बिल्कुल ऐसे मत पड़ जाना कि इसी की हेडिंग बनानी है, इसी की हेडिंग। ठीक है, एक की आप हेडिंग बनाओ, दूसरे को एक्सप्लेन करो उससे, राइट। क्वेश्चन कीवर्ड से क्या फ़र्क पड़ता है वो हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, एंड कीवर्ड हेल्पर से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अब और चीज़ें देखते हैं जहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट वगैरह की बात की हो। कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये रेलवे वाला। ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स। पहली चीज़ क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो आपका पहला पॉइंट हुआ रेलवेज एक चीज़ है, दूसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स एक चीज़ है, ब्रिंग आउट एक चीज़ है, एंड डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पॉज करके ज़रा सोचना क्या क्या चीज़ है। कीवर्ड क्या है इसमें, ब्रिंग आउट, यहाँ डिस्कस हो सकता था, एनालाइज हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन कीवर्ड है जिससे आप आंसर दोगे, किस डायरेक्शन में जाना है। अब सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट, सपोज इसमें अब आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी थीम कैसे ढूंढोगे, ये तो आपका एग्जाम्पल्स हो गया ना। टेकिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सपोज ये इंडिया होता, सपोज ये पाकिस्तान होता, सपोज ये अफ्रीका होता, राइट। तो ये आपके हुए कीवर्ड हेल्पर, दो चीज़ें सॉर्टेड है। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी थीम, क्वेश्चन क्या ऐसा हो सकता है, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ समथिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो नहीं हो सकता, ये सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट अपने आप में अधूरा है, किसी चीज़ के सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट होंगे। तो यहाँ जो मेन थीम है वो रेलवेज है, ठीक है, ये सेकेंडरी थीम है। तो मेनली आपको मेन थीम और सेकेंडरी थीम को डिस्कस करना है, एग्जाम्पल्स आपको डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लेने हैं, एंड लिखना जो आपके आंसर का स्ट्रक्चर होगा वो ब्रिंग आउट मतलब बताना है। बेसिकली ब्रिंग आउट डिस्कस जैसा ही होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दो, शॉर्टेस्ट इंट्रोडक्शन जितना आप कर सकते हो दे दो। मैंने क्या सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे, लेकिन ये
वेरी कर रहे थे डिफरेंट फैक्टर से। एक बात देख लेते हैं जो मैंने बात की, सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। रेलवे से कैसे हुई, ये हुई। एग्जाम्पल, डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अभी मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पर इंडिया होता तो आप इंडिया के एग्जाम्पल देते कि कर्नाटका में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, मेट्रो की वजह से क्या हुआ, राइट, इस तरह से। अब यहाँ वर्ल्ड की बात की तो इन्होंने यूके की बात हम कर देंगे, यूएसए की बात कर देंगे, इंडिया की बात कर देंगे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, रशिया, कनाडा, इस तरह के हम एग्जाम्पल्स दे देंगे। ठीक है, इस वे में हम आंसर देते हैं। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें, ये व्हाट वर द डिफरेंसेस। हाँ, यहाँ देखो मेन थीम क्या है, मेन थीम है महात्मा गांधी एंड टैगोर, इनके ऊपर बात करनी है। चैप्टर क्या होगा, आप वैसे सोचो, मेन थीम क्या, चैप्टर क्या होगा, महात्मा गांधी और टैगोर का चैप्टर होगा। डिफरेंसेस ये क्वेश्चन का कीवर्ड हो गया। अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, ये बेसिकली वो चीज़ है, इसमें कोई आपका कीवर्ड हेल्पर नहीं है। ठीक है, ये आपकी मेन थीम है एंड ये सेकेंडरी थीम है। सेकेंडरी थीम में दो चीज़ें थी, एजुकेशन अलग है, नेशनलिज्म अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन अलग एक हेडिंग में बताओगे कि एजुकेशन को लेके दोनों की अप्रोच क्या थी, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंटर्स में क्यों लिखना चाहिए एंड टेबल में कब लिख सकते हो, एंड अप्रोच टुवर्ड्स नेशनलिज्म, खत्म करो क्वेश्चन को, राइट। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर जाऊँ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स, ये मेरी क्या है क्वेश्चन कीवर्ड, रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स। एक ये चीज़ दिख रही है, टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, अभी इसमें आप देखो, अगर ये क्वेश्चन होता एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक, तो आंसर अलग होता। एंशिएंट इंडिया मतलब आपको एग्जाम्पल्स जो देने हैं या आपको अपने चीज़ को जस्टिफिकेशन देना है, वो आप एंशिएंट हिस्ट्री के एग्जाम्पल से दोगे। तो ये बेसिकली आपका कीवर्ड हेल्पर हुआ, एंशिएंट इंडिया के एग्जाम्पल। सपोज देख लेते हैं और कुछ, डेवलपमेंट ऑफ इजिप्ट हो जाता, डेवलपमेंट ऑफ यूएसए हो जाता, ठीक है, या डेवलपमेंट ऑन ट्रेड हो जाता, तो एक अलग चीज़ हो जाती। तो रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स आपको बेसिकली बताने हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स किसी कंट्री के डेवलपमेंट में कैसे रोल प्ले करते हैं। तो पहली कीवर्ड, पहला जो हुआ मेन थीम जोग्राफिकल फैक्टर, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और एंशिएंट इंडिया से आपके एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। तो आपके जो देखो एग्जाम्पल्स आएंगे वो ये आएंगे, जोग्राफिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, इसने इंडिया में क्या अफेक्ट किया, सेटलमेंट पैटर्न, एग्रीकल्चर, एंशिएंट इंडिया में क्या, एक ही चीज़ आप समझ सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बट एग्जाम्पल्स आपको एंशिएंट इंडिया से देने पड़ेंगे। यहाँ अगर आपने मिडेवल से या वर्ल्ड हिस्ट्री से कहीं से एग्जाम्पल दे दिए, वहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो गया, 0 नंबर। तो एग्जाम्पल आप देखो, फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन, इंडस वैली का एग्जाम्पल दिया, मानसून का एग्जाम्पल तो दिया, मानसून तो आज भी है, ठीक है, लेकिन हमेशा से रहा होगा, मैनी रीजन्स, तो हम एक जनरलिस्टिक एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, रिवर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रेड की हमने बात कर दी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं सपोज डेक्कन प्लेटू में, तो डेक्कन प्लेटू में आज के रिसोर्सेज की आप बात नहीं करोगे, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है, एक जनरल पॉइंट लिख दो, जनरल एग्जांपल लिख दो। अदरवाइज आप एक जो भी पता हो आपको कि ब्रॉन्ज मिलता था, कॉपर, जो भी है आप लिख सकते हो। देन जैसे हिमालयाज, आइसोलेशन, हिमालय आज की डेट में भी आप देखो, चाइना, पाकिस्तान उनके इन्वेजन से आपको प्रोटेक्ट करता ही है, तो उस टाइम भी इन्वेजन से प्रोटेक्ट करता था। जब आपको बिल्कुल नहीं आता, जनरल एग्जांपल लिखो, हमेशा सही होंगे, इसे आप गलत नहीं कह सकते, ये आप गलत नहीं कह सकते हो, ठीक है, ये आप गलत नहीं कह सकते हो। तो इस तरह से आप चीज़ों को डिसिफर करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम इस चीज़ पे आते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट को आंसर नहीं करना है किसी एक क्वेश्चन में। हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, चाइल्ड कडलिंग इज़ नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन। बच्चों को दुलारने पुचकारने की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले लिए। आप इस चीज़ पर आंसर नहीं लिख सकते, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। इस पर आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बस आप इस तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि चाइल्ड कडलिंग मोबाइल फ़ोन से रिप्लेस हो रही है, ठीक है। इंट्रो मैंने थोड़ा बड़ा दे दिया, दे सकते हो आप कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में ये है और ये इस चीज़ में विजिबल है। इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, राइज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इफेक्ट ऑन चाइल्ड कडलिंग, ये दे दो, फैक्टर्स, ऐसा बता सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। बट क्वेश्चन क्या है, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन का कीवर्ड, इट्स इम्पैक्ट, किसका इम्पैक्ट, इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। चाइल्ड कडलिंग के बदले मोबाइल फ़ोन आ गए, ये आपकी प्राइमरी थीम है, एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन सेकेंडरी थीम है। आपको वो बताने, एग्जाम्पल्स भी आप लोगे तो वहीं लोगे। और देख लेते हैं कुछ ऐसे एक क्वेश्चन जिसमें अगर आप पार्ट्स कर पाओ तो बहुत बढ़िया। जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि अर्बनाइजेशन की वजह से ज़्यादा सेग्रीगेशन और मार्जिनलाइजेशन होता है, तो हमने कहा सेग्रीगेशन भी होता है एंड मार्जिनलाइजेशन भी होता है। पॉज करके देखो,
मोस्टली आपने जो लिखा होगा एग्ज़ाम में या आप अभी घर बैठ के लिखोगे तो आप एक ही आंसर लिखोगे। सेग्रीगेशन अलग चीज़ है, स्पेशल सेग्रीगेशन हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, हाउसिंग हो सकता है, सोशियो कल्चरल हो सकता है, जेंट्रिफिकेशन एक चीज़ होती है वो हो सकती है। जेंट्रिफिकेशन मतलब कि जेंट्री नहीं कहते हैं, उससे ये बना है बेसिकली वर्ड कि यहाँ तो अमीर लोग रहते हैं तो ये जेंट्रिफिकेशन हो गया, गेटेड सोसाइटी जेंट्रिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये सेग्रीगेशन है, मार्जिनलाइजेशन एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर आपको समझ आता है इनका मतलब तो आप दो हेडिंग्स में बात कर सकते हो, नहीं तो अगर थोड़ा सा वीक है, जैसे जब मैं एग्ज़ाम देता था उस टाइम पे नहीं समझ आता तब आप सिंगल हेडिंग ले सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, ये तो ठीक है आपको समझ आ रहा है, इसी पे क्वेश्चन पूछा है। हम वो देख रहे हैं जो सिंगल स्टेटमेंट हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा, ई गवर्नेंस एक क्रिटिकल टूल ऑफ गवर्नेंस है, इसने इफेक्टिवनेस लाई है, ट्रांसपेरेंसी लाई है, अकाउंटेबिलिटी लाई है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहाँ से है व्हाट इनएडिक्वेसीज हैम्पर द इन्हांसमेंट ऑफ दिस फीचर, मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये है बेसिकली, ठीक है। तो आप इन्हीं चीज़ों पे बात करोगे कि ई गवर्नेंस के फीचर्स को इन्हांस करने में क्या क्या इनएडिक्वेसी, ये क्वेश्चन है। दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ये वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ये अगर आप इस चीज़ को आंसर देने बैठोगे ना, एक टोटली डिफरेंट आंसर आएगा कि वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। आप बताओगे इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे ये हो रहा है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उससे ये हो रहा है, बट क्वेश्चन ये नहीं है। अदरवाइज आप ये आंसर लिख दोगे कि वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग एससीओ, कि इंटर मेंबर डिस्प्यूट है, ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये नहीं है क्वेश्चन। ये मैक्सिमम आप इंट्रो में दे सकते हो अगर टाइम है तो। अदरवाइज क्वेश्चन क्या है, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। इन जनरल जो कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ ये लिखा होता है पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम। क्वेश्चन ये है कि एससीओ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंडिया कैसे उनको सॉल्व कर सकता है, राइट। एक और क्वेश्चन, जैसे अगर आप इस पार्ट को आंसर करने बैठ जाओगे कि इंडियन डायस्पोरा ने न्यू हाइट्स स्केल किए हैं वेस्ट में, तो दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन जो पूछा है। क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट। इस चीज़ के इकोनॉमिक बेनिफिट बता दो, पॉलिटिकल बेनिफिट बता दो। तो हमने वही करने का ट्राई किया कि इकोनॉमिक बेनिफिट अलग बता दिया, पॉलिटिकल बेनिफिट अलग बता दिया, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चंस को डिसिफर करोगे एंड अपना जो मार्क्स वगैरह है वो इम्प्रूव करोगे, राइट। तो ये हमने एक बार देख लेते हैं क्या क्या बात की। मेन थीम आप फाइंड करोगे, पार्ट्स आप ढूंढोगे, हमने देखो बात कर ली कितने पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है। कई बार हो सकता है कि पहला और दूसरा क्वेश्चन टोटली अनरिलेटेड हो, फिर हर पार्ट के लिए आप पॉइंट ऑफ प्रोबिंग और इन्वेस्टिगेशन ये लेकर आओगे। क्वेश्चन कीवर्ड हर एक पार्ट के लिए अलग होगा, कीवर्ड हेल्पर हर एक पार्ट के लिए अलग होगा। कई बार ना टोटली अनरिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये देखो, कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन अलग है, इस क्वेश्चन का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज, दो टोटली अलग क्वेश्चन है। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि दो क्वेश्चन आप इस वे में कर सकते हो अलग, या जैसे हमने यहाँ बात की थी क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू अवेलेबिलिटी, इस तरह की कोई बात कर सकते हो, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चन के पार्ट्स आप डिसिफर करोगे, हर एक पार्ट को आंसर करो। पार्ट को आंसर नहीं करोगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे। पूछिए उसने दो चीज़, आप एक लिखाए हो, कैसे मिलेंगे नंबर। और आपको दिखता है कि हाँ एक चीज़ ए प्लस बी करके पूछ दिया, आपने ए पर अलग आंसर दे दिया, बी पर अलग, जैसे अभी हमने मार्जिनलाइजेशन वाला और सेग्रीगेशन वाला क्वेश्चन देखा, राइट। तो हर एक क्वेश्चन में आप सेम चीज़ करोगे, पॉइंट ऑफ प्रोबिंग, इन्वेस्टिगेशन, कीवर्ड हेल्पर सब में हो सकते हैं। देन आंसर का स्ट्रक्चर ये तो खैर आपको पता ही होगा, इसमें मैं क्या बता दूं। अब इंट्रो में मेनली जो मेन थीम है उस पर फोकस करो, जैसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। तो दोनों को अगर आप मिक्स करके कि क्लाइमेट चेंज आज के टाइम में बढ़ रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें से फूड सिक्योरिटी एक है, इतना सिंपल आप स्टेटमेंट दे सकते हो। या फिर डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, कोई रिसेंट न्यूज़ हो, वो तो खैर आप जानते हो। बॉडी पार्ट अभी हमने बात कर ली है। पॉइंट ऑफ प्रोबिंग से आपकी क्या सब हेडिंग्स आएंगी। सब हेडिंग्स क्या, सब हेडिंग इनको हम कह रहे हैं, सब हेडिंग इनको कह रहे हैं कि ये आपकी एक सब हेडिंग क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, क्राइसिस टू एक्सेस, ये आपकी सब हेडिंग ये आएंगी इसके। अगर आप ये चीज़ करोगे तो क्वेश्चन कीवर्ड वगैरह देख के, पॉइंट ऑफ प्रूविंग देख के, इस तरह से आपको बॉडी पार्ट करना है। वे फॉरवर्ड क्या है, ये एक मैंडेटरी पार्ट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आंसर कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। वे फॉरवर्ड में आप सजेशन दे सकते हो, या सिंपली वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, या कुछ आप रिकमेंडेशन दे सकते हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन था चाइल्ड कडलिंग वाला, इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यही पूछा हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन है हालांकि, लेकिन इम्पैक्ट है तो मैंने वे फॉरवर्ड बहुत शॉर्ट में अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं 1 मिनट में।
ठीक है, तो इस पे मत जाना, टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये आप तभी लिखो जब टाइम हो। इवैल्यूएशन और कंक्लूजन एक बड़ी चीज़ है। जब आप स्टैटिक सब्जेक्ट लिख रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक पॉलिटी के क्वेश्चन, तब आप इवैल्यूएशन लिखो, अदरवाइज कंक्लूजन लिखो, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डायरेक्टली आप कंक्लूड कर सकते हो। दोनों इवैल्यूएशन कंक्लूजन मत लिखना, इतना टाइम होता नहीं है। इवैल्यूएशन सेक्शन आप तभी लिखो जब आपके पास टाइम हो। और एक पॉजिटिव पॉइंट पे ख़त्म करना है, वो तो आपको पता ही है, टाइम एंड वर्ड लिमिट। ये आप देख लो, सिंपल सी एक कैलकुलेशन है कि 3 घंटे में 175 मिनट होते हैं। ये तो सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने हुए 175 मिनट अपॉन 250 मार्क्स, तो क्या हुआ 7 मिनट फॉर एवरी 10 मार्कर क्वेश्चन। इसमें से अगर आप 2 से 3 मिनट भी, बिलीव मी, क्वेश्चन को देने में, समझने में, स्ट्रक्चरिंग में बनाए थे कि मैं फर्स्ट पार्ट ये है, उसके ये पॉइंट्स हैं, सेकंड पार्ट है, उसके ये पॉइंट, बहुत जल्दी आप लिख लोगे। जैसे इस क्वेश्चन को लिख के देखना, फॉर एग्जांपल ये अगर आपने ये समझ लिया ना, पहले 1-1.5 मिनट में भी समझ लिया ना कि क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर अलग चीज़ है, एक्सेस अलग चीज़ है, उसके पॉइंट्स आप सोच लो। क्राइसिस में क्या लिखोगे, 4 पॉइंट इसमें लिख दो, 4 इसमें लिख दो, हो जाएगा आराम से। 4-4 पॉइंट शॉर्ट में लिखने, एग्जाम्पल नहीं आते कोई बात नहीं, इसमें एग्जाम्पल पूछे भी नहीं है। अगर आप 4-4 पॉइंट 2 अलग अलग पार्ट में लिख देते हो, नंबर बहुत बढ़िया आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको पता है सिनॉप्सिस आईएएस की जो प्लेलिस्ट है, इसको आपको फॉलो करना है एंड मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स आप रेफर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।